हेलो फ्रेंड्स, मैं निधा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और यूनिट 5 पॉलिटिकल साइंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारा ये टॉपिक चल रहा है। और हम इसमें पहली 2-3 वीडियो में हमने इसमें आदर्शवादी जो उदारवाद और हमने गणतांत्रिक उदारवाद, आत्मनिर्भर उदारवाद और पढ़ लिया था। काफी चीजें हमने इसमें कवर कर ली थी और हम इसमें पढ़ेंगे आज संस्थात्मक उदारवाद। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइक और कमेंट मिलने से हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलती है और पढ़ाने के लिए और उत्साह से हम पढ़ाते हैं। ठीक है। और नए हो अगर चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है वो भी जरूर देखें, जिससे आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट के लिए अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी वीडियो है, पॉलिटिकल थिंकर्स की भी वीडियो है, उसे भी देख लें और साथ ही अपनी तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और संस्थात्मक उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। और जैसा कि उदारवाद की मूल जो मान्यता है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसमें सहयोग, समन्वयपूर्ण, शांतिपूर्ण संबंध उसका क्या होना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। यानी एक दूसरे का सहयोग करना, समन्वयपूर्ण शांतिपूर्ण संबंध होने चाहिए, उसका निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन उदारवादियों ने शांति एवं सहयोग की स्थापना के लिए अलग अलग साधनों का सहारा लिया। तो उदारवादियों ने अलग अलग साधनों का सहारा लिया है। जैसे संस्थात्मक उदारवादियों की इनकी मान्यता है कि संस्थाओं के निर्माण से राज्यों के मध्य सहयोग में वृद्धि होगी। यानी जो संस्थाएं हैं उनका अगर निर्माण किया जाएगा तो आपस में राज्यों के वो होगा मध्य बीच में, उनके बीच में सहयोग की जो संभावना बढ़ेगी और सहयोग की वृद्धि होगी। ठीक है। और उदारवाद की यह मान्यता पूर्व आदर्शवादी जो है उनसे क्या है, अलग है। जैसा कि परंपरागत जो उदारवादी हैं, जो पुराने विचारों के हैं, उन्हें परंपरागत कहा जाता है। जैसे कि तो उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना मात्र से विश्व में शांति स्थापित। उनका कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं उनकी स्थापना मात्र से ही विश्व में शांति की स्थापना हुई है। परंतु समकालीन ये कौन मान रहे हैं, जो परंपरागत है, प्राचीन विचारक जो कहे जाएंगे। परंतु जो समकालीन विचारक हैं उदारवादी, उनके अनुसार संस्थाएं शांति निर्माण में सहायक हैं, स्वयं शांति की गारंटी नहीं। यानी शांति निर्माण में सहायक हैं लेकिन उसकी फिर भी स्वयं शांति की इतनी गारंटी भी नहीं ली जा सकती या गारंटी नहीं है। इनके अनुसार क्या है कि संस्थाओं संगठनों के दोनों जो सामान्य नियम है, जो मानक हैं उनके, उनका निर्माण होता है। ठीक है। यानी जो संस्थाएं हैं उनका जो संगठन है, संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, उनके जो भी नियम होते हैं, ठीक है, नियम जो होते हैं और उनके मानक जो होते हैं, ठीक है, जिनका पालन तो उनका मानकों का क्या होता है, उनका निर्माण होता है। और जिनका पालन कौन करता है, प्रत्येक राज्य उसका पालन भी करता है। जो नियम बनाए जाते हैं तो प्रोटोकॉल जो होता है तो उसका पालन भी करता है हर राज्य। अतः यहाँ विश्व व्यापार संगठन जैसे WTO, तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा राज्यों के मध्य बहुपक्षीय सहयोग हो रहे हैं। यानी विश्व व्यापार जो संगठन है उसके द्वारा राज्यों जो है उनके मध्य बहुपक्षीय रूप से उनका सहयोग हो रहा है। और संस्थात्मक उदारवादियों ने राज्यों के मध्य संस्थाकरण का व्यवहारिक एवं आनुभाविक अध्ययन करने का भी इन्होंने प्रयत्न किया है। और इनकी मान्यता है कि संस्थाओं से क्या होता है, सहयोग बढ़ता है। लेकिन यह कहना भी कठिन है कि किस स्तर का संस्थाकरण राज्यों के मध्य में सहयोग में, यानी जो संगठन बनाए जा रहे हैं या संस्थाएं बनाई जा रही हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है, वो तो यह भी जानना होगा कि वह आखिर में यह संस्थाएं जो है किस संस्था का जो राज्य है उनके मध्य में किस प्रकार से या किस स्तर तक उनका सहयोग कर सकती हैं, या किस स्तर तक सहयोग में वो सहायिका हैं। जैसे कि यूरोपीय यूनियन EU के सदस्यों के मध्य अधिक सहयोग विद्यमान है, आपस में उनमें अधिक सहयोग है। और जैसा कि EU द्वारा विवादों के जो समाधान के लिए संस्था का निर्माण भी किया गया है, जो विवाद आपसी हो जाते हैं राज्यों के मध्य, तो उनकी समाधान के लिए भी संस्था का निर्माण किया गया। यहाँ तक कि नव यथार्थवादी विचारक जॉन मसाइमर, तो नव यथार्थवादी विचारक हैं जॉन मसाइमर ने यह भी माना है कि उच्च स्तर का संस्थाकरण बहुध्रुवी विश्व की अस्थायी अराजकता को न्यूनतम करने में सहायक है। यानी उच्च स्तर का अगर संगठन किया जाता है, संस्थाकरण किया जाता है, तो वो
विश्व की अस्थायी अराजकता को जो है क्या करता है, उसको कम करने के लिए उसमें सहायक है, न्यून करने के लिए सहायक है। इनके अनुसार संस्थाओं के द्वारा सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जब संस्थाएं होती हैं आपस में परस्पर अविश्वास जो एक दूसरे के प्रति होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है, संस्थाओं के द्वारा एक दूसरे का आमना सामना होता है, बातचीत की जाती है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। तो जो एक दूसरे के अंदर अविश्वास होता है, यानी जो विश्वास होता है तो वो नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, अविश्वास में भी धीरे जब बातचीत की जाती है तो उनमें क्या होता है, उनमें कमी आ जाती है। और जो एक दूसरे से भय लगता है, डर लगता है, वो भी क्या होता है, बातचीत करने से वो भी कम हो जाता है। तो ये कहते हैं जॉन मशाइबर। और इन राज्यों के बीच समझौते का एक मंच भी विकसित होता है। जब ये सारी चीजें होंगी तो आपस में क्या होगा, समझौता भी होगा और एक मंच उसके लिए विकसित होता है। ठीक। आदर्शवाद उदारवाद, नव उदारवाद में अंतर क्या है? आदर्शवाद उदारवाद और नव उदारवाद। तो आदर्शवादियों की मान्यता थी कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण में विश्व में स्वाभाविक रूप से शांति स्थापित, यानी इनका कहना था कि अगर संस्थाओं का निर्माण कर दिया गया है तो विश्व में शांति स्वाभाविक रूप से अपने आप स्थापित हो जाएगी, यानी शांति की स्थापना हो जाएगी संस्थाओं का निर्माण करने भर से। जबकि जो नव उदारवादी हैं उनकी मान्यता क्या है, उनका ये कहना है कि संस्थाएं शांति निर्माण में सहायक तो हो सकती हैं, लेकिन संस्थाओं के द्वारा स्वतः थोड़ी शांति आ जाएगी, यानी अपने आप शांति नहीं आएगी। जैसा कि उदारवादी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण से विश्व में अपने आप ही शांति हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से शांति हो जाएगी। लेकिन जो नव उदारवादी हैं उनकी मान्यता क्या है कि संस्थाएं के निर्माण में सहायक तो हैं, ये सहायता तो कर सकती हैं, सहायक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अपने आप ही संस्थाओं के द्वारा शांति आ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ये चीज है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि आदर्शवादी विचारकों का उद्देश्य जो है विश्व सरकार का निर्माण करना है, यानी एक प्रकार से बड़े उस पे सोचते हैं कि आदर्शवादी जो विचारक हैं उनका कहना है कि विश्व सरकार का निर्माण करना है संस्थाओं द्वारा। और जबकि नव उदारवादी जो है वो राष्ट्र राज्यों के मध्य सहयोग पर ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, ये आपस में परस्पर सहयोग पर जो है ज्यादा ध्यान देते हैं और उसके लिए वो बल प्रदान करते हैं। विश्व सरकार के निर्माण की आवश्यकता नहीं महसूस करते, यानी विश्व सरकार के निर्माण बल्कि आपस में सहयोग और शांतिपूर्ण संबंध होने चाहिए, इस पर ये अधिक बल देते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट है कि आदर्शवादियों ने नैतिकता को अधिक महत्व दिया, क्योंकि आदर्शवादी विचारक जो है वो शुरू से ही नैतिकता को महत्व देते हैं। ठीक है, उनके नियम अलग होते हैं और आदर्शवादियों ने नैतिकता को बहुत ज्यादा महत्व दिया और यह विश्व को शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण तरीके से देखते हैं। जबकि नव उदारवादी विश्व को अराजक मानते हैं, यानी विश्व जो है अराजकता, आपस में एक राज्य दूसरे राज्य है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं। ठीक है, और ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से देखते हैं, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि विश्व जो है वो क्या है, अराजक है, यानी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसा आपने अभी देखा होगा यूक्रेन वो जो है रूस आदि का, तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको अराजक मानते हैं नव उदारवादी। इन्हें नहीं लगता कि ऐसा नहीं है कि अपने आप सहयोगपूर्ण सब शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। ठीक है, और आगे नव उदारवाद बनाम नव यथार्थवाद। तो नव यथार्थवाद या नव उदारवादियों ने विश्व को अराजक के रूप में देखा है, जो नव यथार्थवादी हैं और नव उदारवादी हैं, जिसका मतलब यह है, जिसका अभिप्राय यह है कि विश्व में राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, यानी उस पर नियंत्रण करने के लिए किसी केंद्रीय सत्ता का क्या है, अभाव है, कमी है। ठीक है, यानी विश्व को अराजक रूप में दोनों देखते हैं, नव यथार्थवादी भी और नव उदारवादी भी। और राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किसी केंद्रीय जो एक सत्ता होती है उसका क्या मानते हैं कि अभाव है, उसकी कमी। इसलिए विश्व मूलतः राज्य केंद्रित व्यवस्था द्वारा संचालित है। लेकिन जो नव उदारवादी हैं और यथार्थवादी, नव उदारवादियों और यथार्थवादियों ने अराजकता की जो प्रकृति है, ठीक है, उसका नेचर जो है और परिणाम को क्या है, अलग अलग रूप में इन्होंने उसका परिभाषीकरण किया है, उसको परिभाषित अलग अलग रूप में किया है। और इनमें स्पष्ट अंतर जो है वो विद्यमान है। तो हम अंतर देखते हैं नव उदारवादियों के अनुसार। तो जैसा कि नव उदारवादी जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग और शांति पर बल देते हैं नव उदारवादी, और पारस्परिक जो उनके आपसी हित है, ठीक है, उनको बहुत अधिक क्या करते हैं, उसको महत्व प्रदान करते हैं। ठीक है,
एक तो पहली बात कि वो आपस में एक दूसरे सहयोग और शांति पर बल देते हैं कि सहयोग की भावना स्थापित हो, शांति की भावना स्थापित हो। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जो आपस में पारस्परिक हित हो उसको बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, तो बहुत अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इनके अनुसार यह सहयोग जो है और जो ये शांति है वो सामुदायिक जो संबंध होते हैं, व्यापारिक जो आपस में आदान प्रदान किया जाता है व्यापार के द्वारा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा उसको और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, व्यापारिक आदान प्रदान की आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब शांतिपूर्ण और पारस्परिक संबंध होंगे और एक दूसरे के हितों का ध्यान रखा जाएगा। जबकि, ठीक है, ये चीजें नव उदारवादी, जबकि इसके विपरीत कैनेथ वाल्टज जैसे नव यथार्थवादी, ठीक है, कैनेथ वाल्टज जैसे नव यथार्थवादी विचारक सहयोग को अत्यधिक कठिन मानते हैं। इनका कहना है कि जो सहयोग है वो क्या है, अत्यधिक कठिन है, क्योंकि राज्य एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे को अविश्वास की नजर से देखते हैं। और धोखेबाजी की समस्या लगातार बनी रहती है, यानी जैसे ही मौका मिलता है, जैसे हमारा पाकिस्तान है, मौका मिलते ही धोखा देने की कोशिश करता है, या चीन देने की कोशिश करता है, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो धोखेबाजी कर सकते हैं, यह चीज है। तो कैनेथ वाल्टज नव यथार्थवादी विचारक सहयोग को अत्यधिक कठिन मानते हैं, क्योंकि राज्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता है और धोखेबाजी की जो समस्या है वो क्या है, लगातार निरंतर बनी रहती है। ठीक, देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप देख लेते हैं और चुपचाप रह जाते हैं तो ऐसा लगता है वीडियो आपको पसंद नहीं आई, इसलिए लाइक और कमेंट जरूर करा करें। ठीक है, यहाँ पे लगा धोखेबाजी की समस्या जो है लगातार बनती रहती है, और जैसा कि नव उदारवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को निर्मित करके राष्ट्र राज्यों के मध्य शांतिपूर्ण संबंधों का विकास संभव है। ठीक है, ये हैं नव उदारवादी। तो इनके अनुसार कि अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनका निर्माण किया जाए करके जो राष्ट्र और राज्य हैं उनके मध्य शांतिपूर्ण संबंधों का विकास संभव है, यानी शांतिपूर्ण विकास किया जा सकता है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो व्याप्त अराजकता है उसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। ठीक है, ये कहते हैं नव उदारवादी। ठीक, जबकि नव यथार्थवादी, नव यथार्थवादियों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को संघर्ष के रूप में इसका चित्रण किया है, और जैसा कि राज्यों के मध्य सहयोग यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य मानते हैं कि राज्यों के बीच जो सहयोग है, सहयोग की भावना है, वो असंभव तो नहीं कही जा सकती, लेकिन उसको कठिन अवश्य माना जा सकता है, यानी वो कठिन जरूर है, हार्ड है संबंध बनाना। क्योंकि इनके अनुसार ये क्या तर्क देते हैं, ये तर्क देते हैं कि इस अराजक जो विश्व व्यवस्था है उसको प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं, यानी जो अराजक विश्व है, अराजकता जो फैलती है, तो उसके लिए जो प्रत्येक राज्य होते हैं वो स्वयं ही उत्तर उसके लिए दायी होते हैं, यानी स्वयं ही वो उनका कारण बनते हैं। इसीलिए वे अधिक से अधिक शक्ति अर्जन के लिए क्या करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, अधिक से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए वो दूसरे देशों को फिर दबाने की भी कोशिश करते हैं जो कमजोर देश होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय, इसलिए वे अधिक से अधिक शक्ति अर्जन के लिए क्या होते हैं, हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं नव यथार्थवादी। थर्ड पॉइंट है नव उदारवादियों ने, नव उदारवादियों ने शक्ति संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु माना, स्वीकार किया उसे, और इस बिंदु पर बल दिया कि राज्य को अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना पड़ता है, यानी हमेशा लगातार प्रयत्नशील रहता है अपनी वृद्धि के लिए, अपनी क्षमताओं में। और कैनेथ वाल्टज ने शक्ति को साधन माना है, और इन्होंने शक्ति को साधन मानते हुए राष्ट्रीय हितों को क्या माना है, जो राष्ट्रीय हित हैं उन्हें साध्य माना है, जबकि इन्होंने शक्ति को साधन माना है। और उन्होंने शक्ति को एक समुच्चयी संकल्पना के रूप में व्यक्त किया है जिसमें आर्थिक व सैन्य शक्ति दोनों ही शामिल होती है। जबकि नव उदारवादियों ने उन्हें राज्यों के उद्देश्य को उन्होंने प्रमुख माना। जो नव उदारवादी है वो राज्यों का क्या उद्देश्य है उसको प्रमुखता दी है, उसकी प्रमुखता पर बल दिया है।
इनका कहना है, इनके अनुसार राज्यों के मध्य परस्पर विश्वास निर्माण के द्वारा शांति संभव हो सकती है। ठीक। नव यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य अपने हितों को अधिक से अधिक क्या करना चाहता है। ठीक है, हित जो है उनको अधिक से अधिक उसको बढ़ाना चाहता है, और इसी के साथ राज्यों का यह भी प्रयत्न होता है, यह कोशिश होती है कि वह दूसरे के लाभों को क्या करे, कम से कम कर सके। यानी अपने जो हित होते हैं उनको तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन दूसरे को क्या कर चाहता है कि उनके जो हित है या उनके जो लाभ है, जो उनको बेनिफिट मिल रहा है, उसको वो कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि तभी तो शक्तिशाली बनेगा। जबकि जो नव उदारवादियों के अनुसार वो कहते हैं, नव उदारवादी, कि जो प्रत्येक राज्य है उसको अपने हितों को बढ़ाने की चिंता करनी चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि अपने देश के लिए, अपने उसके लिए या अपने लिए सभी कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए। तो अपने हितों को बढ़ाने की क्या करनी चाहिए, उसको चिंता करनी चाहिए। उसे यह बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए कि इससे दूसरे राज्यों को कितना लाभ होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य को, राज्य जो है उसको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, अपने हितों को बढ़ाने के लिए, और दूसरे राज्य क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसकी परवाह उसे नहीं करनी चाहिए, या उसको कितना हानि होगी, कितना लाभ होगा, इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारी यूनिट कंप्लीट करा दूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको हेल्पफुल लग रही है। क्योंकि लेक्चर वीडियो बनाने में देखिए बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए ये चीज जरूरी है कि आप अगर लाइक कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं अधिक से अधिक कोशिश करूंगी कि आपकी मैं सारी यूनिट धीरे धीरे कंप्लीट करा दूं। ठीक है, और इसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आत्मनिर्भर उदारवाद आदि हम इसमें सारी चीजें, ठीक है, और भी चीजें इसमें आगे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।